ओके, तो क्या आपको पता है कि आपके घर में मम्मी की मेहनत नेशनल इनकम में क्यों नहीं जुड़ती है? एंड अगर आपने एग्जाम में ओल्ड एज पेंशन या फिर सेकंड हैंड कार की सेल को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया तो समझो मार्क्स तो गए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सीक्रेट लिस्ट बताऊंगा जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होती है और वो मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें फ्री में पॉकेट मनी देते हैं तो ये हुई ट्रांसफर इनकम, और अगर बदले में तुमसे झाड़ू लगवाते हैं तो ये हुई तुम्हारी अर्नड इनकम। ट्रांसफर इनकम्स बेसिकली वो इनकम्स होती हैं जो आप कमाते नहीं हो बल्कि किसी और की इनकम का एक पार्ट आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इसे नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। रूल बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ वो इनकम्स जिन्हें अर्न किया गया या फिर जिनके बदले कुछ वैल्यू ऐड की गई है, सिर्फ उन्हीं इनकम्स को हम नेशनल इनकम की वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। एंड दूसरी तरफ वो इनकम्स जो अनअर्न्ड इनकम है या फिर जिनके बदले में कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया गया, उन्हें हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट बार जब भी घर वालों से पॉकेट मनी मिले तो बदले में झाड़ू लगाकर वैल्यू ऐड करना मत भूलना। ट्रांसफर इनकम्स में आते हैं लॉटरी में जीते हुए प्राइसेस, डोनेशन एंड चैरिटी में मिला हुआ मनी, फ्लड अर्थक्वेक के विक्टिम्स को मिलने वाला पैसा, गिफ्ट्स एंड ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स एंड पॉकेट मनी। और ये सब वो आइटम्स हैं जिनमें बिना कुछ वैल्यू ऐड किए ही हमें पैसा मिल रहा होता है, इसलिए इन्हें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओल्ड एज पेंशन जो कि बिना कुछ किए सिर्फ एज के क्राइटेरिया के बेसिस पर मिलती है, लेकिन अगर इसकी बजाय रिटायरमेंट पेंशन हमें दी हुई है तो हम उसे इंक्लूड जरूर करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन सैलरी का ही एक पार्ट होती है और वो सैलरी जिसे अर्न किया गया था। और इसी तरह से ओल्ड एज में मिलने वाली पेंशन जहाँ पर एक ट्रांसफर इनकम है, वहीं रिटायरमेंट वाली पेंशन को हम ट्रांसफर इनकम कंसिडर नहीं करते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स को समझने के लिए सपोज करो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने 100 रुपीज का एक पिज्जा ऑर्डर किया और बिल आया 160 रुपीज का। सो ओनर ने उस बिल में 100 रुपए के पिज्जा के साथ साथ पिज्जा को बनाने के लिए यूज में आने वाले व्हीट एंड वेजिटेबल्स के 60 रुपीज भी एडिशनली ऐड कर रखे थे, और इसे ही हम बोलते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। एंड उस टाइम पे अपना बिल देखकर जिस स्पीड से आपको गुस्सा आएगा उतनी ही स्पीड से एग्जामिनर को भी गुस्सा आता है जब वो देखता है कि आपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड कर दिया है। सो आइडिया बड़ा ही सिंपल है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल, एंड जब एक बार पिज्जा यानी कि जो हमारी फाइनल गुड है उसकी वैल्यू काउंट हो गई है तो उसको बनाने में यूज आने वाले रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स जो कि व्हीट एंड वेजिटेबल्स हैं, उनकी वैल्यू को हम अलग से दोबारा काउंट करके डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को राइज नहीं करेंगे, क्योंकि इस रॉ मटेरियल की वैल्यू तो ऑलरेडी पिज्जा की वैल्यू में ऐड की जा चुकी है। एंड इसी तरह से सेकंड हैंड गुड्स को भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि पास्ट में जब उनका प्रोडक्शन हुआ था तो ऑलरेडी उनको काउंट किया जा चुका था। अभी बार बार उन सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करके हम नेशनल इनकम को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और अब आती है हमारी हॉबीज लाइक गार्डनिंग, पेंटिंग एंड सिंगिंग। सोचो अगर आपका वो सुरीला दोस्त जो नहाते वक्त गाना गा रहा है तो इससे क्या देश की इनकम बढ़ रही होगी? द आंसर इज नो, बल्कि उससे तो पड़ोसियों के सिर में दर्द हो रहा होगा। और आप लोगों में से कौन कौन वो बाथरूम सिंगर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो यहाँ पर आता है मार्केट प्राइस का झोल। तो अब अगर आप अपने ही गार्डन में टमाटर उगाकर उन्हें खुद ही खा गए तो आपने खुद ही खुद को बिल तो दिया नहीं होगा, या फिर आप अपनी मम्मी को तो जाकर बोलोगे नहीं कि गार्डन के टमाटर खाने के लिए 50 रुपए निकालो। ऐसा बोलोगे तो सिर्फ बेलन मिलेगा, इनकम नहीं। एंड दूसरा होता है एस्टिमेशन का सिरदर्द। अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट भी कैसे ही पता लगाएगी कि कितने लोग देश में शाम को बैठकर पेंटिंग बना रहे हैं और कितने लोग अपने गार्डन में सब्जियां उगा रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनकी आखिर मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से नेशनल इनकम में हॉबीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो मम्मी जो किचन में काम करती हैं वो अपने प्यार और ममता की वजह से करती है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और नेशनल इनकम को सिर्फ पैसा समझ में आता है, प्यार नहीं। और रही दूसरी बात, तो गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी कि आखिर साल भर में मम्मी ने टोटल कितनी बार टेस्टी खाना बनाकर खिलाया है और आखिर उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, क्योंकि इसका कोई प्राइस टैग या फिर बिल तो होता नहीं है, इसीलिए इसे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एंड उसी तरह से इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग एंड ब्लैक मनी को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये अर्नड इनकम्स नहीं होती हैं और दूसरी बात इनको एस्टिमेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी होता है। तो अब बात करते हैं उन आइटम्स की जिनको की नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा, जो की है फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, पुलिस एंड डिफेंस सर्विसेज। इन सब को ही हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। एंड यहाँ पर दिमाग में आता है एक डाउट कि आखिर क्यों? एंड आखिर ये सारी सर्विसेज भी तो फ्री है ना, और इनमें भी तो मॉनेटरी वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो आखिर फिर इन्हें क्यों हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? देखो फंडा बहुत सिंपल है, ये सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वैल्यू ऐड तो कर ही रही होती हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ह्यूमन कैपिटल के इंप्रूवमेंट के लिए काम में आते हैं, और दूसरी तरफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज इकोनॉमी को स्मूथली रन करने में हेल्प करती हैं। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टूडेंट्स मिस करते हैं वो ये कि ये सारे सर्विसेज पब्लिक के लिए जरूर फ्री होती हैं लेकिन इकोनॉमी के लिए फ्री नहीं होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने टीचर्स, डॉक्टर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स को सैलरी देती है और इन्हीं एक्सपेंडिचर को इन सर्विसेज की कॉस्ट मानकर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के तौर पर नेशनल इनकम
इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। सो अगर शॉर्ट में बताऊं तो प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम की तरह होता है। बेसिकली एक ऐसा अकाउंट जिसमें एम्प्लॉय अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर मंथ उसमें डिपॉजिट कराता है और साथ के साथ एम्प्लॉयर भी सैलरी के अलावा हर मंथ कुछ हिस्सा अपनी साइड से एम्प्लॉय के उस अकाउंट में डिपॉजिट कराता है ताकि एम्प्लॉय को फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके, और इसीलिए ही हम इसे सोशल सिक्योरिटी फंड भी बोलते हैं। अब क्योंकि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को तो ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, इसलिए हम उसे इग्नोर करके सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को ही इंक्लूड करते हैं। इसके साथ ही अगर कोई इंडियन बैंक की ब्रांच जो कि लंदन में सिचुएटेड है उसने कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उसे भी हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे। अब मैटर ये नहीं करता कि ब्रांच लंदन में है या यूएसए में, मैटर ये करता है कि वो बैंक इंडियन है, इसलिए वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो इंडिया की नेशनल इनकम का ही पार्ट कंसिडर किया जाएगा। अब उसी तरह से कोई इंडियन एम्प्लॉय जो पाकिस्तान की एम्बेसी में काम कर रहा है उसे अगर कोई वेजेस एंड सैलरीज रिसीव होती है तो वो भी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। और अगर हम फॉरेन स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को उनकी सर्विसेज के बदले को सैलरीज पे कर रहे हैं तो इसे बोला जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कि पार्ट होता है NFIA का और जिसे भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम इंक्लूड करते हैं। एंड अब अगर कोई इंडियन रेजिडेंट जिसने किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसके बदले उसे अगर कुछ डिविडेंड मिलता है तो उसे भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इंडियन रेजिडेंट्स की सारी इनकम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आती है गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सपोज करो कि एक फार्मर ने 100 रुपीज के वीट उगाए और उसमें से 30 रुपीज के वीट उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिए, तो गवर्नमेंट उन सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखे गए वीट का भी मार्केट वैल्यू निकालेगी और उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेगी। अब आप सबके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि आखिर गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि किसने कितना उगाया और कितना सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा। तो बेसिकली ये जानने के लिए गवर्नमेंट कुछ सर्वेस करवाती है और उन सर्वेस के सैंपल के बेसिस पर पूरी इकोनॉमी में होने वाले सेल्फ कंजम्पशन की वैल्यू को एस्टिमेट करती है। एंड अब अगर कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे ना देकर उसमें खुद रह रहा है तो गवर्नमेंट उस लोकेलिटी में चलने वाली रेंट की रेट्स को एवरेज मानकर इम्प्यूटेड रेंट का कैलकुलेशन करती है और उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करती है, क्योंकि आखिरकार रेंट भी एक फैक्टर पेमेंट होता है और जिसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो हम इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेस को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।